जिन्ना चालाक थे, एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे। बोले मुझको करेंसी प्रिंटिंग मशीन भी दे दो। सरदार पटेल बोले अपना देश बना रहे हो, हर चीज मांगोगे क्या, भिखारी हो? अपनी प्रिंटिंग मशीन खुद ही बना लो वहां पे जाकर के, तब तक जितने नोट चाहिए हमसे ले जाना, काम चला लेना। जिन्ना बोले कोई बात नहीं, चलो आईबी दे दो, अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे को दे दो, उसको भी आधा आधा डिवाइड करेंगे। सरदार पटेल बोले भैया ऐसा है, सुनो, देश का बंटवारा हो रहा है, राज का, हमारे सीक्रेट्स का बंटवारा नहीं हो रहा। क्योंकि जानते थे सरदार पटेल अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको दे देंगे तो ये सारे हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के राज लेकर के फिर हमको नुकसान करेंगे। माउंटबेटन जो थे वो बोले मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, चलो उनको भी रख लो। एक गाड़ी सोने की थी, एक चांदी की थी। तो जिन्ना जो है अपना लाठी घुमाते हुए जा करके सोने की गाड़ी का दरवाजा खोले, उसमें जाके बैठ गए, सोने वाली तो हम ही लेंगे। सरदार पटेल देखिए यार, ये आदमी तो हर चीज में चिढ़ेगा। सरदार पटेल ने बोला नहीं देते तुमको, एक काम करो, चलो टॉस करो, सिक्का उछाल लो, हेड टेल, देखते हैं किसके हाथ में सोने की आती है, चांदी की आती है। माउंटबेटन ने सिक्का उछाला और बोला हेड टेल। सरदार पटेल ने बोला हेड, तो वो जीत गए। सोने की गाड़ी भारत को मिल गई, चांदी की उनको मिल गई, भाई पाकिस्तान को। सरदार पटेल जिन्ना को समझ चुके थे। जिन्ना ने बंटवारे के बाद भी तंग किया। सरदार पटेल उनको एक साथ पैसा भी इसलिए नहीं दे रहे थे कि इनको एक बार में पैसा दूंगा तो ये बाद में मुझको तंग करेगा। तो 75 करोड़ में से खाली 20 ही दिया था। गांधी जी बोले बाकी पैसा उनको दे दो। बंटवारे के बाद उन्होंने देखा कि जब जिन्ना दोबारा से आतंकवाद की सारी हरकतें उन्होंने शुरू कर दी, सरदार पटेल ने बोला अब तो पैसा नहीं दूंगा। गांधी जी बोले ठीक है, मैं अनशन कर लेता हूं। सरदार पटेल समझ रहे थे गांधी जी बात बात पे अनशन कर रहे थे, वो उनके जाके चरण भी छूते, नहीं नहीं गांधी जी माफ करिए, मैं दे दूंगा, ये हमको भी तंग करेंगे। और सरदार पटेल सरदार भी थे, एकदम बहुत मजबूत भी थे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सारे माहौल के हिसाब से काम करते थे। कलकत्ता में इन्होंने दोबारा दिक्कतें करी, 5000 लोग वहां मारे गए, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं। 7 सितंबर 1947 को उन्होंने एक आदेश दे दिया, दंगाइये को देखते गोली मार दो। हाँ, यहां पे लाहौर को, मैं दिल्ली को एक और लाहौर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वो मानते थे कि एकता ही देश की तकदीर है, और जिसमें एकता नहीं है वो देश तो फकीर है। हजरत निजामुद्दीन में सारे मुसलमानों को जब दिक्कत आई, सरदार पटेल वहां पहुंच गए, बोले सारे मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा। भाई जो हमारे देश को मुसलमान वफादार नहीं हो, भले ही पाकिस्तान चला जाए, पर जो हमारे देश में रहेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। उन दिनों जिस समय जब ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आती थी तो उसमें हिंदुओं की लाशें होती थी, तो उन्होंने अमृतसर से मुसलमानों की लाशें भेजनी शुरू करी। तो सरदार पटेल खुद अमृतसर पहुंच गए कि ये तो वो शहर है जहां हिंदू और सिख और मुसलमानों के खून को जलियांवाला बाग से रंगा गया था। भाई सारे सिखों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जाकर के उन्होंने वहां भी बोला कि भाई मुसलमानों को अब नहीं मारेंगे। समूहम सर्वभूतेषु, सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति थे जो मुसलमान और हिंदुओं सबकी रक्षा करना चाहते थे। बेसिकली इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में जो हिस्सा था ना, वो जो 565 रियासतें इन्होंने जोड़ी, सबको जोड़ करके भारत को अखंड बनाया, जो नेगोशिएशन किए, वो सरदार पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये साम दाम दंड भेद तीनों चारों किया करते थे। बातचीत की नीति हो गया साम दाम, भाई बातचीत करके 561 रियासतें इन्होंने साथ में कंट्रोल कर ली। जो नहीं माना जूनागढ़, तो वहां जाके भेद कर दिया जूनागढ़ के अंदर। जो बिल्कुल नहीं माना जैसे कि हैदराबाद, वहां जाके उनको दंड दिया। ऐसे व्यक्ति थे सरदार पटेल के, डसते नहीं थे, फन दिखा के डरा देते थे।